हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आप सभी को लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल चल रहे थे, कुछ और भी न्यूमेरिकल बचे उनको भी कंप्लीट करा करके फिर नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो इसमें छूट गई हैं, कुछ अच्छी प्रॉपर्टी हैं वो छूट गई हैं जो आगे भी बहुत अच्छे काम आती हैं, तो उनको भी आज साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 40, इसमें क्या कहा गया? दो समरूप आवेशित गोले जिन पर Q चार्ज है, एक जैसे दो गोले हैं उन पर आवेश कितना है? Q आवेश है। और कह रहा है कि इन्हें एक ही बिंदु से समान लंबाई L की डोरी से लटका दिया गया है। और मतलब ऐसे दोनों गोलों को L लंबाई की डोरी से लटकाया गया। चार्ज Q है, मास M का। अब कहा क्या गया, जब इनके बीच का एंगल 2 थीटा कर दिया गया तो इसका मास इनको प्रूव करना m इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर कॉट थीटा बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट जीएल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना प्रूव करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहला काम है इनके बीच का एंगल 2 थीटा करिए। तो 2 थीटा करने का मतलब एक पार्टिकल यहां तो दूसरा पार्टिकल यहां, सेकंड पार्टिकल यहां हो गया। ये टोटल एंगल जो बना वो 2 थीटा, तो इतना बना थीटा और अगेन भी क्या होगा? थीटा। मतलब टोटल 2 थीटा, तो एक पोर्शन का थीटा, दूसरा भी थीटा हो गया। अब अगर इसका चार्ज Q है, मास M है, तो भार किधर हुआ? तो भार हो गया नीचे mg। टेंशन कहाँ आएगा? तो टेंशन 2D में आएगा। अब यहां से अगर हम ये लाइन खींच लेते हैं तो ये थीटा, तो ये भी कितना बना? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इस पर t cos थीटा, तो दूसरा जो होगा अंदर हो जाएगा t sin थीटा। बाहर कितना लगा फोर्स? तो बाहर जो भी फोर्स लगा वो K Q1 Q2 बटा इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, या डिस्टेंस जो है टोटल हमने कितनी मान ली? ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है टोटल। तो टोटल x तो इतनी x/2, तो इनके बीच की दूरी का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब इस x को रिप्लेस कर लो, कहां से? इतने ट्रायंगल में ये लेंथ है L और ये कितनी है? x/2। अगर साइन थीटा ले लो तो साइन थीटा हो जाएगा, लंब हो जाएगा x/2 और कर्ण हो गया L। तो x की वैल्यू आई 2L साइन थीटा। ये उठाओ और इसकी जगह लिखो, तो आंसर आया KQ स्क्वायर बाई, मतलब इसका मान जो बनाओ KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस और दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस, क्या लिख सकते? t cos थीटा इज इक्वल टू mg और t sin थीटा इज इक्वल टू कितना बना? KQ स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखें हमको लाना क्या है? यहां लाना है कॉट थीटा। कॉट तब बनेगा जब cos ऊपर होगा और साइन नीचे होगा। तो अगर मैं इसको सेकंड से भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कॉट बन जाएगा। तो डिवाइड करिए, इसको इससे भाग किया तो cos बटा साइन हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू t और t कैंसिल, mg अपॉन k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको लाना है m की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू कितना आया? यहां से देखो q इसके मल्टीप्लाई में गया तो कितना बन गया? Q स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बाकी ये इतनी वैल्यू जो है ये बटे में चली जाएगी, तो कितना बन गया? 4 पाई 4 और 4 16 हो गए, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही हमको लाना था। इस पर बेस्ट देखो न्यूमेरिकल वाले अगर क्वेश्चन होंगे वो उनका भी सॉल्यूशन आपका यही से निकलेगा।
मान लो तो खैर डेरिवेशन टाइप से था तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू हुई तो क्या क्या गिवन होगा, लंबाई दे रखी होगी, ये वाली दूरी हो सकता दे रखी हो, अगर ये दे रखी होगी तो कोण नहीं दिया होगा, ठीक, कोण दे देगा तो कोई एक राशि इसमें से हटा देगा, या तो x हटाएगा या l हटा देगा। दो इक्वेशन आप ऐसे बनाओगे, अगर t पूछा जाए उस सवाल में तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लेना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर एक इक्वेशन बन जाएगा, उसमें वैल्यू रख के आप निकाल लेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, टेंशन। अगर क्यों निकालना होगा तो भी तो इनको डिवाइड कर लेना, तो एंगल दिया होगा तब आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इसका देखो बेटा एक और तरीके से प्रूफ है, लामीज थ्योरम से भी बन सकता है, लेकिन उससे मत लगाइए, इससे जल्दी लग जाएगा। क्रमशः 4m और m मास के दो पार्टिकल हैं, एक का द्रव्यमान 4m है और दूसरे का m है, लेकिन कहा कि पहले वाले का जो चार्ज है q है, दूसरे वाले का चार्ज है 3q है, और इनको कहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 2 सेकंड के लिए गति करा दिया जाता है, 2 सेकंड तक गति कराई जाती है। एक समान विद्युत क्षेत्र कब बनता है, जब अनंत विस्तार की कोई सीट होती है या अनंत विस्तार का अनंत लंबाई का कोई चालक होता है, तो उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, एक समान बनती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस तरीके से बनती है। तो अनंत मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुमको टॉर्क निकलवाए थे, घुमाने में ध्रुव को कार्य निकलवाए थे, तो ये दोनों प्रॉपर्टी निकल के कब आई थी, जब वैद्युत क्षेत्र एक समान लिया गया था। वैद्युत क्षेत्र अगर एक समान कब बनता है, जब अनंत विस्तार का कोई चालक होता है, अनंत विस्तार की कोई प्लेट ले लेते हैं तब बनता है। उस पर चार्ज अगर आप उसको देंगे तो चार्ज उसकी सतह पर फैल जाएगा, तब एक समान वैद्युत क्षेत्र वहां पर बनने लगता है। तो इसमें कहा क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब E जो है वो कांस्टेंट है। अब उसमें क्या कहा कि अगर 2 सेकंड तक इन दोनों को गति कराई जाए तो t कितना लगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कहा कि बताइए कि उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात क्या होगा। तो पहले पार्टिकल के लिए, पहला जो पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अब हाफ mv स्क्वायर अगर बना तो पहले को अगर काइनेटिक एनर्जी 1 करते हो तो मास जो होगा पहले का कितना बन जाएगा, तो k1 इज इक्वल टू 1/2, मास बना 4m, वेलोसिटी नहीं पता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पार्टिकल होता है तो फिर वो वहां पर एनएलएम जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उस चैप्टर की पूरी कंडीशन लग जाती है। अब क्यों लगी यहाँ पर, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा तो उस पर जो भी बल लगेगा, बल भी क्या होगा, एक समान। मतलब वैद्युत क्षेत्र अगर नियत तो बल भी उस पर नियत, और बल नियत तो त्वरण भी नियत। त्वरण अगर नियत होगा तो सब कंडीशन वही स्ट्रेट लाइन मोशन वाली कंडीशन आ जाएगी। और स्ट्रेट लाइन मोशन की कंडीशन का मतलब है तीनों गति के समीकरण वहां लग सकते हैं, u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कब कंडीशन आती है, जब E कांस्टेंट हो, E कांस्टेंट तो F कांस्टेंट बना, F कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, और ये अगर कांस्टेंट होंगे तो फिर वहां पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात होगी उसके कंडीशन में। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की अगर बात होती तो वहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन या पैराबोलिक मोशन ये सब शुरू हो जाते हैं, परवलय वाली भी गति आ जाएंगी, तो वहां पर आप इन समीकरणों का उपयोग करेंगे। फिर तो अगर इनका हम उपयोग कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी दिक्कत कर रहे हैं, वेलोसिटी आप निकाल लीजिए कहां से। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे छोड़िए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हुई नहीं तो दूसरा समीकरण तीसरा नहीं लगाएंगे। फिर अब वेलोसिटी कितनी, तो इनिशियल वाली 0 हो गई, तो v कितना आया, a कितना, a बराबर f बाई एम, कहां से, f बराबर m से, तो इसकी जगह पर f बाई एम और t को t छोड़ दीजिए ऐसे। फोर्स कितना, तो फोर्स जो भी लगेगा यहाँ पर EQ लगेगा, तो इसकी जगह पर EQ कर दो, तो क्या आया, EQ बाई एम इंटू टी। ये वाली कंडीशन अगर यहाँ, अब इसको हटाइए, केवल काइनेटिक एनर्जी बनाइए पहले, 1/2 m, v की जगह पर ये वैल्यू रखा तो E स्क्वायर Q स्क्वायर T स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, m ने m को हटा दिया तो वैल्यू आई 1/2 E स्क्वायर Q स्क्वायर T स्क्वायर बाई m। ये इतना काइनेटिक एनर्जी बन के आ गई। अब पहली कंडीशन, पहले वाले के लिए मास कितना 4m, तो काइनेटिक एनर्जी k1 1/2, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, Q कितना पहले का, तो Q है, T कितना का 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर बन गया 4 बटे में मास कितना बना, तो मास कितना है 4m है, तो यहाँ पर 4m कर दिया।
और इसको इक्वेशन बना दीजिए। चाहो तो 4 और 4 हटा भी लीजिए। सेकंड की क्या कहा, तो सेकंड की काइनेटिक एनर्जी की K2 बनी 1/2, E वही रहेगा, Q कितना, तो Q हो गया 3Q, स्क्वायर करा तो कितना है 9Q स्क्वायर, और T का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बना 4, और मास कितना होगा m, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम दूसरे को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो क्या वैल्यू है K2/K1, तो K2/K1 अगर बना तो यहाँ पर देखिए 1/2 कैंसिल, E Q स्क्वायर M स्क्वायर सब कैंसिल, ऊपर कितना बचा, तो 9 चौके 36 बटा नीचे सब कैंसिल हो गए, बचा 1। तो जो रेशियो आया काइनेटिक एनर्जी का K2/K1 इज इक्वल टू 36/1 हो गया। तो पहले हमने क्या करा, यहाँ पर उनके एक जनरल फार्मूला बना लिया, फार्मूला बनाने के बाद उनकी वैल्यू रख करके आसानी से सॉल्व कर लिया गया। तो ये तो थी कंडीशन इन क्वेश्चंस की। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी छूट गई थी, उन पर जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। क्या क्या प्रॉपर्टी छूटी थी जरा चेक करिए, देखिए। अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि एक वृत्ताकार रिंग है, एक डेरिवेशन छूट गया था, तो वृत्ताकार रिंग है, इस पर आवेश कितना दिया गया, Q आवेश इसको दे दिया गया। तो अगर Q आवेश रिंग को देगा तो वो आवेश उस पर एक समान रूप से बट जाएगा, क्योंकि चालक हम रिंग मान रहे हैं, तो रिंग अगर चालक है तो आवेश एक समान रूप से बटेगा उस पर। और इसकी रेडियस जो दे रखी है, रेडियस कितनी हमने कह दी R। अब बताना कहां पर है कि वृत्ताकार रिंग जो है, चालक रिंग है, उसके केंद्र से अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो केंद्र यहां है, अक्ष जो होगा वो ऐसे केंद्र से पास करके जाएगा, ऐसे अंदर से फिर ऐसे बाहर आएगा। तो हम अब यहां पर अगर कोई एक्टिविटी बाहर हो रही है, अक्ष पर अगर बनाएंगे, ऐसे डायग्राम बना के अगर हम मान निकाल रहे हैं, तो देखो बेटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो घटना होगी यहां बाहर होगी। तो हमेशा जो डायग्राम होते हैं ऐसे ना दिखा करके इन डायग्राम्स को ऐसे दिखाया जाता है, चित्र ऐसे बनाए जाते हैं। अब ये रेडियस R हो गई, यहां पर अक्ष से कितनी भी दूरी पर जो भी माना जाए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। अगर कंपोनेंट भी करने पड़े तो आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डायग्राम बना करके, हालांकि डेरिव अगर बहुत अच्छा माइंड काम कर रहा है, अगर आप सीख जाएंगे तो तब आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए, तो डायग्राम को ही हम चेंज कर लेते हैं, देखिए कैसे। तो डायग्राम बना इस प्रकार से, रेडियस हो गई R, और यहां से सेंटर से, इसके अक्ष से x दूरी पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चार्ज कितना दिया गया इस पर, तो चार्ज दिया गया Q। अब अगर Q इस रिंग को दिया गया तो रिंग पर आवेश बट जाएगा, तो रिंग पर आवेश बटेगा तो पूरी परिधि पर बटेगा। परिधि होती कितनी इसकी है, 2πr। अब लंबाई जो है क्या बन गई है, 2πr बन गई यहां पर। तो 2πr पर भी अगर बटा तो है तो लंबाई ही, तो लंबाई पर आवेश बढ़ता है तो उसको लिखा जाता है लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L, और L यहां कितना 2πr है। तो पूरी रिंग की वजह से डायरेक्ट आप तीव्रता निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे तब, अब जब तोड़ेंगे छोटा सा पोर्शन मान लो यहां पर तोड़ दिया, और इस पोर्शन की लंबाई कितनी मान ली, dl, और आवेश इसका कितना मान लिया, तो इसका आवेश मान लिया dq। अब ये dq होगा कितना, तो इसको अगर मैं dq कर दूं, यहां पर q लिखा ही था, इसको अगर dq कर दो तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल dq बाई लंबाई कितनी कर दी, तो लंबाई हो गई dl, तो इसी गुणा कर दो तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl हो गया। और लैम्डा की वैल्यू कितनी बनती है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी पूरे के लिए Q बटा लंबाई हो जाएगी 2πr, तो लैम्डा हो जाएगा Q बटा 2πr, लंबाई को 2πr करना पड़ेगा टोटल के लिए। ये वैल्यू यहां रखोगे तो dq बराबर Q बाई 2πr इंटू dl। तो छोटा सा जो चार्ज बना ये यहां पर, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, Q अपान 2πr इंटू dl बन गई। अब देखिए ये सब हटा रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो यहां पर dl लिया है, तो dl पॉइंट की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होता है, तो प्लस का dl, तो प्लस dl है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बनी, वो फिर डी हो गई। ये एंगल थीटा बन गया, डी की वैल्यू कितनी, तो डी बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना, तो देखो ये बना बेटा, ये, तो ये दूरी कितनी बनी, ये आर ऐसे अलग समझिए,
ये x ये r, तो ये बन गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, अंडर रूट हट गया। अब Q कितना है, तो Q है बेटा डी क्यू, क्योंकि छोटे से पार्ट के, और डी क्यू की वैल्यू जो है वो यहां रख लीजिए। तो E की वैल्यू कितने निकल के आई, अगर डायरेक्ट देखो लिख रहे हैं, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, के डी क्यू की जगह पर Q अपॉन 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कितना बन गया, डीएल बन गया। ये बना छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम देखो अलग लिखे ले रहे हैं यहाँ पर साइड में, मतलब डी की जो वैल्यू आई है अपने पास के क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डीएल। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ पे, और कुछ चीजें कंडीशन देखिए। अगर ये डीएल देखो हम डी क्यू जो चेंज कर सकते हैं, डी क्यू अगर ऊपर लिया है तो उसका कंपोनेंट ये इधर बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम नीचे ले लेते तो ये किधर बनता, तो आपको ऊपर बन जाता, ऐसे बनती डीई। अब इसके देखो कंपोनेंट भी हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि, सदिश राशि है। तो ये कंपोनेंट कैसे बने, अगर ये थीटा तो सीधी लाइन खींचा तो ये भी कितना बना थीटा, तो एक कंपोनेंट इधर बन गया डी कॉस थीटा, तो दूसरा हो जाएगा ऐसे डी साइन थीटा बन गया। अब इसमें देखिए बचेगा एक ही कंपोनेंट, क्योंकि अगर डीएल, अब जैसे रिंग ऐसे है, ये रिंग ऐसे है, ऊपर लिया तो डी इधर, तो कॉस इधर साइन नीचे। अगर इधर ले लो, मान लो डीएल इधर ले लो, तो इसकी वजह से डी इधर, तो कॉस वाला इधर आएगा, साइन वाला ऊपर आएगा। इधर लिया तो साइन उधर गया, इधर लिया तो साइन सामने आया। केवल साइन वाले कंपोनेंट जो है कट जाएंगे, पूरे की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से बचेगी वो किधर होगी, उसके अक्ष पर आउटसाइड में होगी, ऐसे बाहर की ओर। तो हमारे हिसाब से कौन सा कंपोनेंट गायब हुआ, तो साइन वाला जो कंपोनेंट है वो कट जाएगा, बचा कौन सा, कॉस वाला। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी टोटल, तो क्या लिखोगे, ई नेट जो अक्ष के अलोंग जो बची वो कितनी बनी, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या बना, डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू के क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डीएल, और डीएल कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा अगर इस ट्रायंगल में निकालो तो आधार हो गया एक्स, और कर्ण कितना बना, तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आधार हुआ एक्स, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं एक्स बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनको देखो सही से लिखिए, पहले यहां पर लिखिए एक घात, यहां पर अंडर रूट का मतलब 1 बटा 2, तो 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2। तो नीचे वाले को सही कर लेते हैं, के क्यू बाई 2 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2 इंटू एक्स, और डीएल बाहर, इसी का कर दिया इंटीग्रेशन, क्योंकि एक पोर्शन का नहीं, मुझे पूरे रिंग का चाहिए। रिंग कितनी होती, तो रिंग देखो, रिंग की जो लेंथ बनी वो लेंथ अब क्या बन गई, तो लेंथ कंप्लीट होकर बन गई 2 पाई आर। तो लिमिट कितनी बनेगी, 0 से कितनी बन गई 2 पाई आर पूरे रिंग के लिए। एक डीएल का समाकलन हो जाएगा एल, और एल की जगह पर जब ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई आर। तो कितना मान निकल के आए, के क्यू बाई 2 पाई आर एक्स बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई आर। यह समाकलन किया, मान यही हो जाएगा 2 पाई आर कैंसिल, के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू कितना गया एक्स। ये बन गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इसके अक्ष पर। अब देखो यहाँ पर ये तो फार्मूला के की वैल्यू आप चाहो तो रख लेना, यहाँ पर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख लेना, फाइनली फार्मूला बन जाएगा। तो के का टर्म में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, वही पता होना चाहिए। तो किसी भी वृत्ताकार रिंग के अक्ष पर जो कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र बनता है वो कितना आता है, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। ये तो है डेरिवेशन रहा। अब इसका देखिए ग्राफ भी बनता है, क्योंकि ये ठीक फॉर्मूला ऐसे मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपको वृत्ताकार रिंग के कारण निकालनी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप वहां पर निकालेंगे तब भी ऐसे ही बनाएंगे पूरी कंडीशन, और वहां पर करना क्या होगा, वहां पर ग्राफ वहां पर भी बनेगा। अब देख कैसे ग्राफ बनाते हैं।
हाँ एक बात और कि ये जो अभी हमने डेरिवेशन किया है, उससे अगर मान लो ये रिंग था, इस पर अगर हम प्लस क्यू आगे बांटे थे तो इधर मैंने इंटेंसिटी निकाली थी, इधर भी निकाल सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी दोनों साइड होगी बेटा। अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ इंटेंसिटी किधर आई थी, तो बाहर साइड में आई थी। इधर अगर निकालते तो इधर भी कैसे आती, तो उधर डायग्राम बन जाता। अगर इसी रिंग में मान लो माइनस क्यू चार्ज लेके हमने डेरिवेशन किया होता, यहां पर कहा जाता, तो माइनस की वजह से जो भी नेट आता वो अंदर आता है ऐसे, और इधर अगर बात होती इधर माइनस की वजह से किधर आती तीव्रता, तो भी अंदर ही आती, दोनों साइड में बन जाता डेरिवेशन। अब फार्मूला जो बना था, फार्मूला कितना आया था, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू कितना बना था x। इसकी प्रॉपर्टी सुनिए क्या क्या बनेगी, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो सुना। अगर मैं x बराबर 0 कर दूं, x बराबर 0 का मतलब यहां पर जो मूल बिंदु पर, अगर x 0 किया तो पूरा पद 0 हो गया, तो E भी कितना हो गया 0, मतलब इसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है हमेशा। इसे वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है, तो 0 हो गया। अब ग्राफ कहां ले जाते, 0 से शुरू करना था, 0 चेक कर लिया, अब आगे कहां तक जा सकता है, तो x बराबर अगर अनंत कर दे तो अनंत रखिए, तो अनंत संख्या बटा अनंत क्या हो जाएगा, तो भी 0, तो E नेट कितना आ गया 0। मतलब कहने का मतलब यह है कि वृत्ताकार रिंग की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 2 बार 0 हो रही है। कब, अगर मूल बिंदु पर आते तो भी 0 होती है, और अनंत पर जाते हैं तब भी 0 हो जाती है। तो इसका मतलब कहने का यह है कि 0 से लेके अनंत के बीच में कोई ना कोई ऐसा वैल्यू जरूर होगी जहां पर तीव्रता ज्यादा बन सकती है। भाई मिनिमा केस बन गए, मैक्सिमा अगर चाहिए हमको ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए तब क्या करेंगे, तो जैसे मूल बिंदु पे चेक किया तो मूल बिंदु पर क्या हुआ 0 मान मिला, अनंत पे गए तो भी 0 मिला। इसका मतलब दो मानों के बीच, दो मान जो चेक करे वहां पर मान 0 बन रहा है, तो उनके बीच का कोई ना कोई ऐसा मान जरूर होगा जहां पर तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा कहां पर बनी, तो उसको चेक करने के लिए देखिए मैथ का फंक्शन एक होता है, मैक्सिमा मिनिमा मैथ में पढ़े होंगे, इस बार पढ़ोगे 12th में। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर E कांस्टेंट है, E क्या है, कांस्टेंट है, E कांस्टेंट अगर है तो इसका अगर हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर कर सकते हैं। ये मैथ का रूल है। जैसे अगर कहे y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 दिया है, अब कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा इसकी ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा मान होगा x का जिस पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx, पावर आगे लाया 4x प्लस 3 हो गया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये वैल्यू कितनी हो गई 0, तो x इज इक्वल टू -3/4 आ गया। अब इसका अगेन टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो वैल्यू अब मैक्सिमा मिनिमा को मिल जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा के केस में जो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं अगर कांस्टेंट है तो किसके बराबर होता है 0 के, तब वहां पर हमको वैल्यू मिल जाती है। तो क्या करना है मुझे, देखिए कहने का मतलब यह है कि मैक्सिम फॉर ई मैक्स, मतलब ई मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसका देखिए अवकलन कैसे करोगे, तो अवकलन का देखो नियम होता है, अगर कोई फंक्शन दिया है और फर्स्ट और सेकंड टर्म में है, ऐसे दो पद दिए, उनका अवकलन कैसे करोगे, तो नियम होता है देखो, पहले को लिखोगे डी डी एक्स ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखोगे और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, पहले का अवकलन। यहां पर देखिए ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, दो पद हैं, तो अवकलन का तरीका बदल गया। क्या करोगे, पहले को लिखोगे दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को लिखोगे और पहले का अवकलन कर डालना है वहां पर, चाहे बदल लीजिए इसको तब भी वही आएगा। तो क्या करना, देखिए ये तो फार्मूला हुआ, यही फार्मूला अप्लाई करिए, ये तो बना 0, के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्रथम पद हो गया, तो सेकंड का अवकलन x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, प्लस सेकंड को लिखा, पहले का अवकलन तो KQ को छोड़िए, अब अवकलन कितने करना है, इतने का। इसका अवकलन देखो करने के लिए पहले इसको ऊपर लाना पड़ेगा तुमको, x की पावर n बनाना है, तो क्या करोगे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2। अब ये पूरा
फंक्शन हो गया, इसकी पावर हो गई। तो अवकलन में क्या होता है, घात आगे आती है और एक घात में घट जाएगा। तो क्या बन गया, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 -1, और ये पावर आगे ट्रांसफर करा तो कितना है माइनस का 3/2 हो गया। अब ये माइनस आगे लगाए तो -3/2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर कितनी, तो माइनस का 5/2। अब रूल ये होता है, जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा है, केवल कोई पद ऐसे लिखा हो, साइन एक्स मान लो लिखा है, तो इसका अवकलन कॉस एक्स। और अगर मान लो ऐसे लिखा हो साइन ए एक्स, तो पहले इसका अवकलन तो क्या बनेगा, कॉस एक्स। अब देखो इसका हो गया अवकलन, अभी देखो ये बाकी है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट एक्स का अवकलन कितना हो गया 1। मतलब जब तक वो फंक्शन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक अवकलन करते जाते हैं। तो यहां पर देखिए इसका अवकलन तो होगा, इस फलन का अवकलन हुआ, पावर का हो गया, इसके फलन की पावर का केवल अवकलन हुआ। अभी ये बाकी है एक्स, तो इसका फिर से गुणे में अवकलन होगा, तो इसको आगे लाए तो कितना बन गया 2x। मतलब कहने का ये है कि इतने का जो अवकलन बना वो कितना बना, -3/2 ये हो गया। तो यहां पर लिख लेते हैं, माइनस लगाया आगे, 3/2 लिखा, बटे में कितना बना आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल घात, ऊपर है -5/2, नीचे लाए तो प्लस का 5/2, इंटू कितना बन गया 2x बन गया। अब ये सब हटा रहे हैं, यह डिफरेंशिएशन इतना हुआ, बराबर कितना 0। अब देखो के क्यू सब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहां से अगर हम के क्यू बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन ले लें तो वहां बना 1, यहां बना 3x स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर, और के क्यू कॉमन हो गया, बटे में कितना बचा। तो देखिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 यहां पर है, कॉमन कितना लिया हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इतना कॉमन लिया, तो कॉमन यहां नहीं ले सकते, तो उसको बटे में लिख के देख लीजिए 3/2। अब इसको जब ऊपर लाओगे तो ये 3/2 यहां कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगी पावर, घटाओगे तो कितना बचा, यहाँ पर पावर बची 2/2 और कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। मतलब केवल इतना ही बचा यहाँ पर कॉमन लेने, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर केवल बचा, और ये टोटल बराबर कितना हो गया 0। अब अगर टोटल 0 तो इसको अगर इधर भेजा तो 0 में खत्म हो गया, यहां पर कितना बचा, तो 1 = 3x स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तिरछी गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 3x स्क्वायर = आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इधर लाओ तो 2x स्क्वायर = आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर = आर स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर हटाया तो 2 मान मिल के आए, कौन कौन से, प्लस माइनस एक आर बटा √2। मतलब x बराबर प्लस माइनस r/2 जो होगा, मतलब एक बार प्लस r/√2 पर मान मैक्सिमम होगा और एक बार -1/√2 पर मान मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे, तो नेक्स्ट देखिए अगले पार्ट में। जो फार्मूला निकल गया था E बराबर KQX बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें x बराबर, ये पहले प्लस का मान रखिए, तो KQ इसकी जगह पर r/√2 और यहां पर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा r²/2 होल पावर कितनी आई 3/2। अब अगर इसको सॉल्व करा तो कितना है KQR बट बाई √2, ये यहां गया तो 2 + 1 मतलब 3r²/2 होल पावर 3/2, मतलब ये वैल्यू निकल गया। इसको आगे हल कर लेना, कोई जरूरत नहीं फिलहाल हल करने की। अगर माइनस का रखते तो आगे केवल माइनस लग जाता। तो इसका क्या ग्राफ बना, ग्राफ कैसे बनाए देखें, ये ई हो गया, अगर ऊपर बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा और नीचे आएंगे तो घटेगा। x बराबर 0 पर ई कितना 0, मतलब x बराबर 0 पर ई भी 0, और x बराबर अनंत पर भी ई कितना हो रहा है 0, मतलब x बराबर r/√2 पर मान जो है मैक्सिमम हो रहा है, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर तीव्रता जो होगी वो ज्यादा होगी। तो ग्राफ कैसे बना, यहाँ तो 0 नीचे रहेगा, बाकी यहाँ पर अधिकतम ग्राफ बना तो ऐसे, और फिर यहाँ पर 0 हुआ।
ये प्लस कंडीशन। अगर उधर वाला मान मतलब x बराबर माइनस आर बाई रूट टू अगर इसमें रख दें तो फार्मूला कैसा आएगा, माइनस का। माइनस का मतलब है डायरेक्शन, जो तीव्रता का ग्राफ होगा वो प्लस डायरेक्शन नहीं होगा, कहाँ होगा, नीचे डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस दर्शाएगा। तो यहां पर अगर ये x बराबर अनंत हुआ, माइनस अनंत हुआ, तो x बराबर माइनस आर बाई रूट टू पर जो होगी तीव्रता वो ज्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। तो अब तीव्रता कैसी होगी, ग्राफ बना इसका, इस प्रकार ग्राफ बना। तो ग्राफ भी इसका हो गया। इस तरीके से ग्राफ को आपको कंसीडर करना है। और देखो कुछ प्रॉपर्टी, ई अगर नियत है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, अगर विद्युत क्षेत्र नियत मतलब कांस्टेंट है तो क्या क्या प्रॉपर्टी है। विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट कब होता है, जब अनंत विस्तार का कोई चालक होता है तब। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई जाती है इससे, ठीक। अगर ई कांस्टेंट है इधर डायरेक्शन में, तो अगर यहां पर हम क्यू चार्ज और द्रव्यमान यम रख दे यहां पर, तो इस पर वैद्युत बल किधर लगेगा, तो वैद्युत बल किधर लगेगा, तो वैद्युत बल लगेगा इधर डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ई क्यू होगी, क्योंकि ई की दिशा में उस पर बल लग जाता है। अगर ई नियत होगा तो ई क्यू भी वहां क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। अगर ई क्यू कांस्टेंट होगा तो उस केस में त्वरण भी उसका कांस्टेंट होगा। त्वरण अगर कांस्टेंट होगा तो हम कहां आ गए, काइनेमेटिक्स में आ गए, ठीक। तो हमने अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर पार्टिकल यहां से चला, पहले क्या था, रेस्ट पर था, तो इनिशियल रफ्तार 0 थी, स्पीड इसका 0 था। कुछ देर बाद अगर यहां पर ये पार्टिकल पहुंचा तो यहां पर वेग कितना बना, तो वेग अगर निकालना तो क्या करोगे, v बराबर u प्लस एटी। प्रारंभिक वेग 0 हो गया तो कितना बना, 0। a कितना, तो a बराबर f बटा m इंटू टी, तो इसकी जगह पर f अपॉन m इंटू टी। f की जगह पर हो गया eq बाई m इंटू टी। तो वेग निकालना हो तो आप इससे निकालेंगे। अगर टाइम की बात हुई है तो, अगर टाइम की बात ना हो, मान लो इसी में कह देते कि पार्टिकल कितनी दूरी चला, x दूरी चला यहां से, तो बताइए कि अब वेग कितना बना, समय की बात नहीं हुई, तब क्या करते, सेकंड कंडीशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल रफ्तार स्पीड 0 हुई, 2 a कितना बना, तो a हो गया f बाई m और s कितना हो गया x। अब क्या करना है, तो v स्क्वायर बराबर 2 eq बाई m इंटू एक्स। f बराबर कितना है, eq, स्क्वायर हटाइए तो अंडर रूट 2 eq x बाई m, तो ये वेग हो गया। मतलब अगर कोई भी कंडीशन आपसे पूछ ली जाए, इस केस में अगर समय की बात होगी तो ऐसे कर लेना, और अगर समय की बात नहीं हो, विस्थापन की बात हो रही, मतलब दूरी की बात हो रही, तो उस केस में क्या करोगे, यहां से निकाल लेना है। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो फोर्स भी जो होता है वहां पर कांस्टेंट होता है। फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। त्वरण भी उसका कांस्टेंट होगा। त्वरण कांस्टेंट होगा तो फिर वहां पर तीनों गति के समीकरण लग जाएंगे। तो ये तो थी एक मेन प्रॉपर्टी और थी इसकी। ऐसे क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं, आपको मिल जाएंगे बुक्स में। फिर क्या है, और क्या क्या इनकी एप्लीकेशन हो सकती है, देखिए। अब अगर पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसमें अगर कोई गति कर रहा है पार्टिकल, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पार्टिकल गति करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, आपको पथ निकालना है। मतलब अगर ई नियत है तो कण का पथ कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र का नियत तो कण का पथ कैसा बना। तो कण का अगर पथ चेक करना है तो कण का पथ बेटा इसमें हमेशा दो ही टाइप का होता है। कौन कौन से बने, तो पहला होता है सरल रेखा, दूसरा कैसा होता है, परवलय। पहला कौन सा बना, सरल रेखा, दूसरा कौन सा बना, परवलय गति। मतलब क्यों, क्योंकि जो शुरुआती चैप्टर फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि अगर F कांस्टेंट हुआ तो A कांस्टेंट होता था, और त्वरण अगर कांस्टेंट होते थे तो वहां पर गति कण की जो होती थी हमेशा या तो सरल रेखा होती थी या फिर परवलय हो जाती थी। अब कैसे कैसे यहां पर कैसे केस समझोगे, वो तो पढ़ चुके, अब यहां पर कैसे समझना देखिए। अगर मान लो अब ग्रेविटी वाले चैप्टर में समझिए जरा, जैसे किसी पत्थर को ऊपर उछाल दीजिए ग्राउंड से, तो अगर ऊपर उछालोगे या ऊपर से मान लो यहां ऊपर से छोड़ रहे हैं पार्टिकल को, तो इनिशियल वेग अगर 0 कर दें, या इनिशियल वेग पार्टिकल को हम ऊपर को एकदम दे दें इसे, या प्रारंभिक वेग हम किधर दे दें, नीचे की ओर दे दें,
तो इस केस में जो भी कण का पथ होगा कैसा होगा, सरल रेखीय होता है, हमेशा सरल रेखीय होगा। किसी भी कण को पृथ्वी से कुछ ऊंचाई से अगर हम मान लो u बराबर 0 पर, मतलब वेग कुछ ना दे, ड्रॉप कर दें इसे सीधे, तो पथ कैसा बनेगा, सरल रेखीय। मतलब ये पार्टिकल ऐसे गिरेगा अकेले। एकदम अगर उसको ऊपर की ओर गति करा दे तो क्या होगा, तो भी उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा, तो सीधे आ जाएगा। और सीधे छोड़ दें तो भी पथ कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई। क्यों सरल रेखीय हुआ, क्योंकि जितने भी कण होते हैं हमेशा जी की अगर गति करा रहे उनको, तो हमेशा जिधर जी काउंट होता है, स्मॉल जी, उधर की ओर जाने का प्रयास करते हैं। यहां पर जी किधर है, तो जी में से नीचे से, तो पार्टिकल गिरेगा तो जी की तरफ गिरेगा, तो उसका वेग जो है, वेग कण का जो होता है हमेशा जी की दिशा को प्राप्त करना चाहता है। तो जिधर जी होगा उधर की ओर मूव कर जाएगा, आसानी से गिरेगा। तो जब ये गिरेगा तो कौन सा पथ बने, सरल रेखा। यहां पर जी किधर है, तो जी नीचे है। वेग किधर दिया आपने, ऊपर की ओर, तब भी मूव करके उसी डायरेक्शन में आएगा। यहां पर अगर वेग आप नीचे दे दिए हो तो जी भी किधर होगा, नीचे की ओर होगा, तो भी किधर आएगा, नीचे की ओर। तो कहने का मतलब यह है, अब जी को बदलिए, यहां पर जी की जगह पर क्या कर देंगे, ई करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो क्या कंडीशन बनी, सरल रेखा कब बना। तो सरल रेखा के लिए प्रॉपर्टी ये है, अगर ई नीचे है और कण को अगर हम प्रारंभिक वेग 0 रखेंगे तो भी सरल रेखा। ई नीचे है, अगर पार्टिकल को हम ऊपर वेग दे रहे हैं तो भी पथ कैसा बना, सरल रेखा। और अगर ई नीचे है, कण का वेग भी हम नीचे की ओर दे दें तो भी पथ कैसा बनेगा, सरल रेखी बनेगा। ये 3 प्रॉपर्टी हुई। परवलय कब बनता है, उस फर्स्ट ईयर में फिर आते देखिए। जैसे मान लो अगर ये छत यहां से है, यहां से किसी कण को हमने ऐसे फेंका यू वेग से, तो जी किधर है, नीचे की ओर। कितने कोण से यहां से फेंका हमने, थीटा पर, तो ये कण कैसे मूव करेगा, ये जी की दिशा प्राप्त करेगा, ऐसे ऐसे मूव करके जी की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो पथ कैसा बना, परवलय। तो ठीक वैसे यहां पर प्रॉपर्टी किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो नीचे ऐसे है और पार्टिकल यहां पर मान लो दिया गया प्लस क्यू द्रव्यमानियम, और इसको ऐसे हम वेग दे दें, यू वेग ऐसे दिया जाए, तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, तो इसका पथ जो होगा वो परवलय हो जाएगा ऐसे। तो पथ कैसा बनेगा, परवलय गति करता है। मतलब ई और वी के, यू के बीच में अगर कोण बनाना शुरू कर दिया तो पथ कैसा बना, परवलय बना। अगर कोण नहीं है, कोण तो है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ 180 है, यहाँ 0 है, 180 0 बात नहीं है, उसके अलावा कोणों की अगर बात होती तो पथ कैसा बना, हमेशा सरल रेखीय बना। तो ये तो ही प्रॉपर्टी इसकी कण के पथ की बात हुई, पथ कैसे बनाओगे। अगर मान लो इसी नाम से हम एक क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी, ये ऐसे है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू द्रव्यमान यम पार्टिकल है एक, यहां पर इसको हमने यू वेग दे दिया। अब बताइए इसका पथ कैसा होगा। तो इसका पथ अगर देखना है तो पथ कई हो सकते हैं, देखो, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सही कौन है, तो देखिए इसमें भी पत्थर की बात हो, ग्रेविटी की बात हो, तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन ही पैराबोलिक आप समझेंगे, परवलय गति। लेकिन चार्ज पार्टिकल की अगर बात होती है तो नीचे की ओर भी परवलय बन सकता है और ऊपर की ओर भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर माइनस क्यू है, ई अगर इधर है तो फोर्स अपोजिट होगा, प्लस क्यू है, ई अगर इधर है तो फोर्स भी इधर ही होगा। मतलब ई अगर इधर है तो ई क्यू भी इधर ही होगा। यहां पर ई क्यू अपोजिट हो जाता है। यहां पर देखो ई किधर है, नीचे, कण कैसा है, माइनस का, तो फोर्स किधर, ऊपर की ओर, तो कौन सही बना, तो चौथा सही होगा। तो पार्टिकल का जो परवलय बनाओ किधर बनाओ, ऊपर की ओर बना। फिर तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है यहां पर। अगर मान लो एक और क्वेश्चन आपसे करें इसी में, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ई माइनस क्यू द्रव्यमान यम, इसको छोड़ दिया गया u बराबर 0 पर। बताइए पथ कैसा बना। तो यहां पर अगर सोचोगे तो पथ कैसा बनेगा भाई, u बराबर 0 की बात हुई है, u बराबर 0 है, तो इस केस में क्या हो सकता है, देखिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स पर किधर लगा, अपोजिट, ई क्यू।
तो ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, तो पथ कैसा बनेगा, तो सरल रेखीय पथ हो जाएगा, चाहे वो डायग्राम ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आपको अच्छे से उनको ध्यान रखना है। अगर प्लस क्यू कर दें इसको, मान लो प्लस क्यू, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की ओर, प्लस क्यू द्रव्यमान यम, छोड़ दिया गया यू बराबर 0 से, तो ये किधर जाएगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा सीधे, तो भी पथ कैसा बना, तो सरल रेखीय बनेगा। तो पथ को समझना बहुत जरूरी। नेक्स्ट में देखिए, एक बार क्वेश्चन किया गया था, एक दो क्वेश्चन ध्यान नहीं रहते, देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन क्या था कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखें, तो इसकी वैद्युत बल रेखाएं खींचे, कैसी बनेंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, हमने बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं बताया, कई प्रॉपर्टी बताई थी कि प्लस से निकलती है हमेशा, प्लस से निकलेंगी और माइनस होगा तो उसी दिशा में आएंगी। अगर कोई बल रेखा खींची गई तो स्पर्श ही खींच दोगे तो नेट विद्युत क्षेत्र बताएगी। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मान लो ऐसे बल रेखाएं खींची गई हो इस प्रकार से, अगर ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है, तो कहां पर बताइए विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिए। और अगर दूरी बढ़ जाती है तो दूरी के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। कभी भी बंद वक्र के रूप में नहीं होती, क्योंकि इनके बंद वक्र में नहीं होना चाहिए इनको। तो ये सब प्रॉपर्टी थी। तो कैसे बनाओगे, देखिए डायग्राम। तो इनको बनाने के लिए आपको पता है प्लस से हमको विद्युत बल रेखाएं बाहर निकाल देना है, लेकिन उसके लिए भी आप समझिए। ये पार्टिकल ऐसे हैं, ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन और एक लाइन ऐसे। अब देखिए ये बल रेखा इस प्लस से प्रतिकर्षित होगी तो ऐसे निकली, अगर एक से तुमने 4 बल रेखाएं खींची तो 4 ही बनाओगे पूरे मिलकर। अगर परिमाण अगर बराबर है आवेशों का तो एक से अगर 4 रेखाएं खींची हैं तो अगले से भी सबसे 4 ही 4 बनाओगे। अगर एक से 4 बना दूसरा 2 क्यों होता तो अगले से 8 बनाओगे, बढ़ा करके ही बनाओगे। वैसे फिर यहां पर देखिए, यहां से बल रेखा